डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीसी पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीपीसी को पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए सीपीसी को, या कोई भी प्रोसीजरल लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो प्रोसीजरल लॉ को पढ़ने का क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रोसीजरल लॉ पढ़ना चाहिए। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप लोग भी अगर खुद स्टडी करते हैं तो सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं, या कोचिंग्स वगैरह का भी हमने देखा है कि ऑर्डर वाइज या सेक्शन वाइज चीज़ें पढ़ाते हैं। देखिए, आपको प्रोसीजर अगर पढ़ना है तो प्रोसीजर आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। प्रोसीजर पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए, वो तरीका अगर आपको इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या सीक्वेंस होगा, किस तरीके से आप कोर्ट में जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो सीपीसी में अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या सिविल कोर्ट्स में जा रहे हैं तो हम कैसे जाएंगे, तो उसके बारे में बताया गया। सीपीसी में जो प्रक्रिया या जो प्रोसीजर बताया गया वो सीपीसी में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो हमारे लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, या जो हमारा सब्सटेंटिव राइट है, सब्सटेंटिव राइट का वायलेशन होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या होना चाहिए कि कॉज ऑफ एक्शन जो है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। और जनरली अगर हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन देखिए क्या है कि वायलेशन ऑफ सब्सटेंटिव राइट या वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो जब भी हमारे सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो जैसे ही वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन होते ही क्या होगा कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कॉज ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो अराइज होना चाहिए। जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होगा तब तक हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारा लीगल राइट था, हमारा लीगल राइट था या हमारा सब्सटेंटिव राइट था कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का सब्सटेंटिव राइट था हमारा। अब कोई पर्सन आता है, उसने क्या किया कि हमारे इस सब्सटेंटिव राइट का वायलेशन कर दिया, मतलब उसने आके मेरी प्रॉपर्टी पर पोजीशन बना लिया। तो उसने अगर मेरी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसने क्या किया है कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन किया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लीगल राइट होना चाहिए और उसका वायलेशन होना चाहिए। तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि कॉज ऑफ एक्शन हम किससे कहेंगे, लीगल राइट एंड इट्स वायलेशन इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ एक्शन। तो देखिए, यहाँ पर लीगल राइट और उसका वायलेशन, इसी को हम क्या कह देंगे, कॉज ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप कोर्ट में कैसे जाएंगे, कोर्ट में क्या प्रोसीजर जो होगा उस तरीके किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो कोर्ट में हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोर्ट में अपना जो प्लेंट है उस प्लेंट को फाइल करेंगे, प्लेंट को लेके जाएंगे। प्लेंट के बारे में, प्लेंट को डिफाइन नहीं किया गया सीपीसी में। ऑर्डर 7 में प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, प्लेंट का रिजेक्शन अगर हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिटर्न ऑफ प्लेंट, इनके सबके बारे में ऑर्डर 7 में बताया गया, लेकिन प्लेंट को सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी वर्ड्स में बात करें तो प्लेंट का मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ अपना राइट क्लेम कर रहा होता है, या जिसके माध्यम से प्लेंटिफ जो होता है उसका जो भी कॉज ऑफ एक्शन का वायलेशन होता है उस चीज़ को वो क्लेम कर रहा होता है, या रिलीफ को क्लेम कर रहा होता है। तो रिलीफ का जो क्लेम किया जाएगा वो प्लेंट के थ्रू किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने में हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजन किया गया। सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 में क्या प्रोविजन किया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताया गया। तो सूट को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कोर्ट में प्लेंट की कॉपी देके, कोर्ट में प्लेंट की कॉपी देके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किया जाएगा। दूसरी देखिए जो बात की गई है कि जब भी कोर्ट में सूट को दिया जाएगा या कोर्ट में सूट किया जाएगा तो प्लेंट की कॉपीज दी जाएगी, और प्लेंट की कॉपीज के साथ में एफिडेविट भी देना पड़ेगा और उसका वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन किया गया है वो ऑर्डर क्या बोलते हैं कि ऑर्डर 6 रूल
15 में प्रोविज़न किया गया है, और ऑर्डर 6 रूल 15 के साथ में जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए, अभी हमने ऑर्डर 7 पढ़ा, और ऑर्डर 7 के बाद में हमने क्या किया कि इसी के साथ में हम सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 को देख रहे हैं। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 के साथ में हम ऑर्डर 6 रूल 15 देख रहे हैं। तो हम अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो शायद हम चीज़ों को सही से जोड़ नहीं सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद में क्या हो गया कि ऑर्डर 7 जब हमने प्लेंट को कोर्ट में दे दिया, तो प्लेंट को जब कोर्ट में दे दिया जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, कोर्ट जो दूसरी पार्टी होगी, मतलब डिफेंडेंट जो होगा, डिफेंडेंट से भी कहेगा कि आप अपना कोई दस्तावेज वगैरह कोर्ट में पेश करिए या प्लेंटिफ की बात का जवाब दीजिए। तो प्लेंटिफ की बात का जवाब वो कैसे देगा और कब देगा? तो सबसे पहले तो उसको जानकारी होना चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह की गई है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा कि ऐसे पर्सन को समन भेजेगा, दूसरे पर्सन को, और समन के साथ में एक प्लेंट की कॉपी भी इस पर्सन को भेजी जाएगी, ताकि उस पर्सन को ये पता लग सके कि उसके खिलाफ कोई सूट वगैरह फाइल की गई है उसके खिलाफ, और क्या क्या किस किस ग्राउंड पर सूट जो है उसके खिलाफ लाई गई है, क्या क्या आधार है, ताकि वो अपना डिफेंस कर पाए। जब समन भेजा जाएगा तो समन के बाद में जो दूसरी पार्टी होगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी कि कोर्ट में अपना रिटन स्टेटमेंट पेश करेगी। तो रिटन स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन कर रखा गया है वो कहाँ पर कर रखा गया है, ऑर्डर 8 में प्रोविजन कर रखा गया है। रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या होगा, कौन सी चीज़ें होंगी, रिटन स्टेटमेंट में क्या एफिडेविट लगाया जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि जो प्लीडिंग्स होंगी, प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट और उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑर्डर 8 में क्या बताया गया कि रिटन स्टेटमेंट वो जवाब में पेश करेगा। अब प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट पेश किया, रिटन स्टेटमेंट उसके जवाब में आ गया, तो उसने भी अपना जो लिखित कथन था, लिखित कथन में जवाब दे दिया। प्लेंटिफ की जो भी बातें थी, प्लेंटिफ की बातों को, जैसे प्लेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो अगर प्लेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्या हुआ कि रिटन स्टेटमेंट जो था, रिटन स्टेटमेंट में उन पैराग्राफ्स के हिसाब से जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ की चीज़ों को उसने डिनाई किया, प्लेंटिफ की चीज़ों को डिनाई किया। तो अब देखिए यहाँ पर प्लेंट पेश किया गया और रिटन स्टेटमेंट आया, रिटन स्टेटमेंट में प्लेंट की चीज़ों को डिनाई किया गया। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि रिटन स्टेटमेंट में अगर प्लेंट की चीज़ों को डिनाई किया जाता है तो वहीं पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, सॉरी वहाँ पर इशूज़ जो होंगे, इशूज़ क्रिएट किए जाएंगे। तो इशूज़ यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे कि इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि रिटन स्टेटमेंट भी आ गया, फिर सम्मन जारी किया जाएगा पार्टीज़ को। किस बात के लिए सम्मन जारी किया जाएगा पार्टीज़ को? तो देखिए पार्टीज़ को जो सम्मन जारी किया जाएगा यहाँ पर, वो सम्मन किस लिए जारी किया जाएगा कि अब रिटन स्टेटमेंट भी आ गया, अब दोनों पार्टीज़ कोर्ट में प्रेजेंट हो, दोनों पार्टीज़ कोर्ट में प्रेजेंट हो। तो दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में प्रेजेंट करवाने के लिए जो सम्मन जारी किया जाएगा, वो सम्मन कहाँ पर जारी किया जाएगा? ऑर्डर 5 में सम्मन जारी किया जाएगा, और पार्टीज जो होंगी, पार्टीज कहाँ पर आएंगी? ऑर्डर 9 में दोनों पार्टीज को कोर्ट में प्रेजेंट होना है, दोनों पार्टीज को, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों पार्टीज को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अब देखिए जब दोनों पार्टीज कोर्ट में प्रेजेंट हो जाती हैं और दोनों पार्टीज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती, दोनों में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती, एक पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट होती, प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट नहीं आता, या डिफेंडेंट आता है, प्लेंटिफ नहीं आता, या दोनों पार्टीज नहीं आती हैं, तो उनके सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए वो ऑर्डर 9 में बताए गए कि जहां पर दोनों पार्टीज को कोर्ट में प्रेजेंट होना था, प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, और दोनों पार्टीज नहीं आई तो क्या होगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो बताए गए वो ऑर्डर 9 में बताए गए। अब देखिए मान लीजिए दोनों पार्टीज कोर्ट में आ गई, दोनों पार्टीज कोर्ट में आ गई, तो जब दोनों पार्टीज कोर्ट में आ जाएंगे उसके बाद में क्या होगा कि ऑर्डर 10 जो है, ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन होगा, दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पर? ऑर्डर 10 में। अब ये पहली बार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पहली बार एग्जामिनेशन हो रहा है, पहली बार हियरिंग हो रही है पार्टीज की। अभी तक जो हम ऑर्डर 10 से पहले बात करें तो ऑर्डर 10 से पहले अभी तक एक बार भी पार्टीज जो हैं, पार्टीज को सुना नहीं गया, केवल उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। सुना जा रहा है पार्टीज को, कहाँ पर सुना जा रहा है? ऑर्डर 10 में, मतलब हियरिंग हो रही है। अब जो हियरिंग हुई, फर्स्ट हियरिंग,
तो फर्स्ट हियरिंग में हो सकता है कि जो फर्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग में या तो फाइनल जजमेंट आ जाए या फाइनल डिक्री आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग में और भी इश्यूज दोनों पार्टीज के बीच में और भी इश्यूज क्रिएट हो जाएं। तो देखिए, अगर दोनों पार्टीज के बीच में फर्स्ट हियरिंग में किसी भी तरीके से कोई इश्यूज नहीं बचते हैं या कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट होते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जब हम ऑर्डर 15 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 15 में क्या होगा कि फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देगा, फर्स्ट हियरिंग में ही कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों को सुनने के बाद में भी बात नहीं बनती है, दोनों के बीच में इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट क्या करेगा कि दोनों पार्टीज को सुनेगा। उससे पहले प्लेंट में जो चीज़ें थी, रिटन स्टेटमेंट में उन सब चीज़ों को डिनाई किया गया था। तो देखिए, जहाँ पर असर्शन एंड डिनायल होता है, तो असर्शन एंड डिनायल के कंडीशन में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि किसी ने कहा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है और दूसरा कह रहा कि नहीं इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट उन्हीं को इश्यूज क्रिएट कर देता, क्योंकि एक पार्टी ने असर्शन किया और दूसरी पार्टी उसी चीज़ को डिनाई कर रही है, तो यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर इश्यूज क्रिएट हुए। दूसरी अगर हम बात करें कि दोनों पार्टीज को सुना गया, तो सुनने के बाद में या तो हो सकता है कि फाइनल डिक्री आ जाए, और अगर फाइनल डिक्री नहीं आती है, फाइनल जजमेंट नहीं आता है, तो क्या होगा कि जो पार्टीज होंगी, पार्टीज के बीच में दोनों पार्टीज को सुनने के बाद में अगर कुछ और इश्यूज बनते हैं तो उन इश्यूज को भी कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑर्डर 14 में इश्यूज की बात की गई है। अब यहाँ पर अगर आगे हम बात करते हैं कि जब इश्यूज क्रिएट कर लिए गए या इश्यूज जो थे, इश्यूज को फ्रेम कर लिया कोर्ट में, तो एक एक करके सारे इश्यूज को कोर्ट को डिसाइड भी करना है। इश्यूज जो होते हैं, इश्यूज को कोर्ट को डिसाइड भी करना है और सारे इश्यूज पर दोनों पार्टीज को सुनना भी है। तो जब सारे इश्यूज जो होंगे, सारे इश्यूज अगर डिसाइड हो जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्री दे देगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑर्डर 18, तो ऑर्डर 18 में क्या किया जाता है कि जो पार्टी है, पार्टी के बीच में जो भी इश्यूज हुए थे या जिन जिन इश्यूज को क्रिएट किया गया था, उन इश्यूज को कोर्ट क्या करता है, सुनता है। उन इश्यूज पर कोर्ट सुनता है। सुनने के बाद में जब पूरी तरीके, देखिए हियरिंग को कंप्लीट माना कब जाएगा, जब सारे इश्यूज को कोर्ट के द्वारा निपटा दिया गया या सारे इश्यूज को कोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज को ही सॉल्व करके कोर्ट जो है वो फाइनल जजमेंट दे सकता है या फाइनल डिक्री दे सकता है। तो वहाँ पर अगर ऐसा, देखिए फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ इश्यूज को ही सॉल्व करके या डिसाइड करके कोर्ट जो है फाइनल जजमेंट दे सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 10 इश्यूज कोर्ट के द्वारा फ्रेम किए गए थे, 10 में से 8 को ही कोर्ट ने सॉल्व किया या डिसाइड किया और उसमें कोर्ट फाइनल जजमेंट या डिक्री दे सकती है, तो वहाँ पर कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि कोर्ट इस तरीके से डिक्री दे सकती है। लेकिन इस बात को जरूर देखा जाएगा कि 10 की बजाय 8 इश्यूज को सुना गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस के चांसेस हैं तो वहाँ पर किसी भी कीमत पर क्या होगा कि कुछ इश्यूज को छोड़ने के लिए कोर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर 10 इश्यूज हैं तो 10 के 10 इश्यूज को कोर्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना, हियरिंग कंप्लीट हो गई, तो हियरिंग कंप्लीट होने के बाद में कोर्ट क्या करेगा, पहले जजमेंट देगा और जजमेंट देने के बाद में कुछ ही समय में कोर्ट के द्वारा डिक्री देनी पड़ेगी या उसी समय कोर्ट को डिक्री देनी पड़ेगी। तो ये प्रोविजन किया गया है ऑर्डर 20 में। अब ऑर्डर 20 में जब डिक्री आ गई या जजमेंट डिक्री आ गया, तो उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि अगर पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है, उसने अगर अपील करती तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाएगा। उसने अगर रिव्यू के लिए फाइल कर दिया, रिव्यू फाइल कर दिया, तो एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाएगा। अगर वो रिविजनल कोर्ट में चला गया तो एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अपील, रिव्यू, रिवीजन नहीं किया गया, तो पार्टी के पास में जो कोर्ट होगी, कोर्ट क्या करेगी, ऐसे डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगी। एक्सक्यूजन के संबंध में जो प्रोविजन किया गया वो ऑर्डर 21 में प्रोविजन किया गया। तो यहाँ पर जो कोर्ट क्या करेगा कि जो डिक्री आई है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब देखिए क्या होता है कि जो भी रिलीफ दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस रिलीफ को एक्चुअल बनाना ही, हम अगर बात करें
तो वो एग्जीक्यूशन होता है। तो जैसे कोर्ट ने डिक्री दे दी कि हाँ आपका ही प्रॉपर्टी पर राइट है, तो ये तो कोर्ट ने कह दिया कि आप ही का प्रॉपर्टी पर राइट है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी जब उस पर्सन को दिलवा दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उसी को हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर मामले में एग्जीक्यूशन करवाया जाए, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल की गई थी तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया जाना जरूरी नहीं है, जब तक क्या होता है कि 3 महीने में अगर जो गवर्नमेंट है उसने एग्जीक्यूशन नहीं किया या उस राइट को एक्चुअल नहीं बनाया तो वहाँ पर तो क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। अदरवाइज हम बात करें तो एग्जीक्यूशन का कोई भी ऑर्डर जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मल सूट्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया जाना जरूरी है। अब देखिए, आपने शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखा, अगर हम इसी तरीके से सीपीसी पढ़ेंगे, बीच में और भी प्रोविजंस जो हैं वो प्रोविजंस जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद देखिए कि अगर आप सीपीसी को सीक्वेंस में कि आपने सेक्शन 1 पढ़ा, उसके बाद में 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं पर से आप सही प्रोसीजर को नहीं जान सकते। इसी तरीके से आपने ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके चले गए, पढ़ते चले गए तो आप सही प्रोसीजर को नहीं जान सकते हैं। तो सही प्रोसीजर को देखिए जानने के लिए ज़रूरी क्या है कि प्रोसीजर में जिस तरीके से जो ऑर्डर्स आएंगे, जिस सीक्वेंस में आएंगे, हमें उसी सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम सीपीसी या कोई भी प्रोसीजरल लॉ जो है वो सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर से हमारी पढ़ाई प्रोसीजर के लिए वो सही पढ़ाई नहीं। आप सब्सटेंटिव लॉ चाहें जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल लॉ आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते। प्रोसीजरल लॉ आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे कि कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है। जनरली सीपीसी को लोग स्टूडेंट्स बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अगर हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप इस अप्रोच के साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो सीपीसी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बचेगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि हम ऑर्डर वाइज, देखिए आपने खुद ही देखा कि हमने सीधे शुरुआत किया कहाँ पर, ऑर्डर 7 से शुरू किया, सेक्शन 26 से शुरू किया। तो हमें भी इसी तरीके से देखिए, यही सबसे अगर हम बात करें कि स्टेप बाय स्टेप हम किस किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उस प्रोसीजर को फॉलो करने में कौन सा ऑर्डर, कौन सा सेक्शन आता है, हमें उस सीक्वेंस में अपनी सीपीसी को पढ़ना है।